हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू WS ट्यूब टेक। मैं आशीष कुमार इस बार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक कंप्लीट कोर्स एनमैप पे, जो कि है एनमैप बाइबल। सो यहाँ पे बेसिकली इस एनमैप बाइबल के अंदर हम एनमैप के बारे में समझने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। एनमैप का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं मैं तो ये एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जो कि हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली देखते हैं यहाँ पे हम सीखने क्या क्या वाले हैं। यहाँ पे टोटल हम 6 चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज है व्हाट इज नेटवर्किंग, देन हाउ इट वर्क्स एंड देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज एनमैप, एनमैप क्या है बेसिकली, टाइप्स ऑफ स्कैन्स इन एनमैप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ एनमैप स्कैनिंग। ये सारी चीजें, यहाँ 6 की 6 चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग आखिर में है क्या, तो इसके बारे में इन पॉइंट्स के जरिए हम समझेंगे, अच्छे से देखिएगा और समझते हैं बेसिकली है क्या। सबसे पहले लाइन जो हमारे पास है वो लिखी हुई है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं, जब शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ मिनिमम 2 एंटिटीज तो होगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन शेयर किससे करी जाएगी। तो मिनिमम 2 एंटिटीज के बीच में जब इन्फॉर्मेशन शेयर होती है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब इस कम्युनिकेशन में शेयर क्या होगा, या तो एक सॉफ्टवेयर शेयर होगा, या एक फाइल शेयर होगी, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो शेयर हो ही रहा होगा, कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर हम तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है कि जब 2 सिस्टम्स के बीच में बातचीत करी जाती है, कम्युनिकेशन करा जाता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल या किसी रिसोर्स को बेसिकली शेयर करा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। उससे अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके जरिए नेटवर्किंग को अच्छे से हम समझ सकते हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन प्रिवेंशन, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। कैसे करेगा, यहाँ पे पहली चीज तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर भी यहाँ पे बेसिकली शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर भी प्रोवाइड कराया जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। एंड शेयरिंग ऑफ डेटा तो हो ही रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं है क्या यहाँ पे। ये जितने भी पॉइंट्स देखे, ये क्या कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि जब 2 सिस्टम्स या 2 एंटिटीज एक दूसरे से बात कर रही है, शेयरिंग ऑफ डेटा कर रही है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रही है, तो उसको हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इन दोनों को बात करने के लिए क्या एंटिटीज बीच में चाहिए, या क्या क्या चीजें इनको लगेगी यहाँ पे बात करने के लिए, वायर लगेगा, वाईफाई लगेगा, व्हाट्सएप लगेगा, या किस जरिए बेसिकली एक दूसरे से बात करेंगे, ये हमें समझना जरूरी है। और बात करने के लिए इनको किस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ये भी हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इन दोनों के बीच के बात करने को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा करते हैं, तब तक हम यहाँ पे कमी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सो नेटवर्किंग को अच्छे से समझने के लिए, उसकी वर्किंग को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। तो देखो, सबसे पहला हमारे पास जो है वो है लैन। अब लैन होता क्या है, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ये एक लोकल एरिया का नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क बेसिकली वो कम्युनिकेशन जो एक बहुत छोटे एरिया में काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं लैन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसा हमारे घर में अगर ब्रॉडबैंड या वाईफाई से नेट चला रहे हैं, तो उससे कितने ही सिस्टम जुड़े होंगे, 4-5 सिस्टम जुड़े हैं। तो ये जो 4-5 सिस्टम जुड़े हुए हैं इसी के इंटरनली एरिया में, और यहीं अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जो वायर्ड कनेक्शन है हमारे कंप्यूटर लैब्स में, ये जो सिस्टम्स लगे होते हैं, वो अगर हम केवल उतने से सिस्टम्स की बात करें तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, बिकॉज वहां पे 4-5 सिस्टम है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद हमारे पास आता है, यानी जैसे जैसे नेटवर्क की रेंज बढ़ती जाती है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बढ़ते जाते हैं। सबसे छोटी रेंज जो थी वो थी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे 10, 15 या 20 कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये मैन क्या है, मैन बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो बेसिकली लैन से थोड़ा बड़ा होता है। इस नेटवर्क के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लैन में क्या होता था, 5 से 10 सिस्टम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम उनसे ज्यादा सिस्टम जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमारे कॉलेज का नेटवर्क हम मान सकते हैं, या एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्क करा जाता है, जिसको बेसिकली बूस्टर्स के जरिए एक लॉन्ग एरिया में फैला दिया जाता है। लाइब्रेरीज में भी सेम नेट चल रहा है, यूनिवर्सिटी में भी नेट चल रहा है। तो यहाँ पे ये पूरे एरिया में, यूनिवर्सिटी में जो नेटवर्क फैला हुआ है, उसको हम कह सकते हैं मैन। या फिर हम बात करें अगर कोई बहुत छोटे ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का कोई इंटरनेट प्रोवाइडर जो उसी एरिया में काम करता है, तो वहां पे वो छोटे से एरिया को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो जिस एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लैन से थोड़ा बड़ा होता है। बट वाइड एरिया नेटवर्क जो कि हमारा नेक्स्ट एंटिटी है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी इंटरनेट। तो इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स या इंटरनेट यूज ले रहे हैं, जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए किसी से भी। तो एक बहुत बड़ा एरिया यानी इंटरनेट ही कवर हो गया है, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं वैन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैन एक छोटे एरिया का नेटवर्क जहाँ पे 10 से 12 कंप्यूटर जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 सिस्टम जुड़े हुए हैं।
दूसरा मैन जो बेसिकली उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स या उससे ज़्यादा नेटवर्किंग कर पा रहा है, ज़्यादा सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ या छोटे स्टेट्स, तो उनका हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वैन, जिसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो कि इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्किंग के अंदर अगर हम सबसे पहले लैन की बात करें, सो यहाँ पे नेटवर्किंग की वर्किंग को समझने के लिए हम एक एक एंटिटीज़ को समझेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले एंटिटी जो हमारे पास है वो है एक ISP। अब एक ISP होता क्या है? ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अब ISP जो है ये क्या काम करता है और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या? एक ऐसी एंटिटी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम रियल केस में देखें तो हम इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? या तो जियो करेगा, या एयरटेल करेगा, या BSNL या कोई अदर कंपनी करेगी। तो उनको हम कहते हैं ISP। वो कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसको हम कहेंगे ISP। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जियो जो है बेसिकली अभी हमें यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। तो ISP के बारे में जो हमें ज़रूरी बात जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ISP क्या करती है, क्योंकि उसको अपने अलग अलग क्लाइंट्स को इंटरनेट प्रोवाइड करना है और हर इंटरनेट के साथ एक IP जाएगी। तो यहाँ पे इसके पास एक लिस्ट ऑफ IP तो होनी चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा ISP होता है वो क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ IP यानी एक IP रेंज जो होती है वो खरीद लेता है। अब वो IP रेंज क्या है हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 80.1.1.1 ये एक IP है। इस IP से लेकर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 90.1.1.1 यहाँ तक की रेंज की जो IP हैं ये पूरी इस सिस्टम ने ले रखी थी, यानी जियो ने खरीद रखी थी, ताकि जितने भी सिस्टम्स, जितने भी कस्टमर्स इससे जुड़े ही उन सभी को IP अलॉट कर सके, इसके पास IP की कमी ना रहे। तो इसलिए इसने एक IP लिस्ट ऑफ IP खरीदी, जिसको हम बैंडविड्थ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो IP लिस्ट इसने खरीदी है, इतना ISP के बारे में हमें समझना ज़रूरी था कि इसके पास अगर कोई क्लाइंट जुड़ता है तो ये IP कैसे देगा, इसके पास एक लिस्ट ऑफ IP खरीदी हुई है, उस बेसिस पे हर सिस्टम को ये इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। इतना हमने ISP के बारे में समझा। अब हुआ क्या, हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे कि ISP से जोड़ लिया हमारा इंटरनेट कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे हमारे घर में एक ब्रॉडबैंड लगवा लिया। तो जैसे ही हमने क्या करा, ब्रॉडबैंड लगवाया, तो वायर्ड केबल के जरिए हमारे घर में ब्रॉडबैंड लगा। जैसे ही हमारे घर में यहाँ पे ब्रॉडबैंड लगा तो क्या हुआ, ये जो वायर्ड केबल के साथ हमें मिली एक IP। कहाँ से मिली? इस बैंडविड्थ में से। क्या IP मिली तो देख लेते हैं। हमें IP मिली 82.10.250.19। ये IP हमारे ब्रॉडबैंड को अलॉट हो चुकी है। और इस IP की खास बात ये है कि ये एक पब्लिक IP है, बिकॉज इसकी जो बैंडविड्थ थी ये थी केवल पब्लिक IP। सो पब्लिक IP की जो बैंडविड्थ थी इसमें से इसने मेरे को एक पब्लिक IP दे दी जो इसके पास खाली थी, जो कि थी 82.10.250.19। अब ये IP मिली है मेरे ब्रॉडबैंड को, जो कि एक पब्लिक IP है। तो पब्लिक IP का रोल क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दो तरीके की IP हमें देखने को मिलेगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। पब्लिक IP वो होती है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड होती है, यानी एक ऐसी आइडेंटिटी जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगी। अब IP का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस जो बेसिकली इंटरनेट में हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो एक यूजर की क्या, एक पर्सन की क्या आइडेंटिटी होगी, उसके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, ये सारी आइडेंटिटी हमारी होती है रियल वर्ल्ड में। तो वैसे ही इंटरनेट वर्ल्ड में इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है IP एड्रेस, मैक एड्रेस और कुछ अदर चीजें और होती है। बट यहाँ पे जो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी है वो है एक IP। तो IP एड्रेस इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अब इसकी दो आइडेंटिटी है। जैसे हमारी होती है, हमारा जो निकनेम होता है वो हमारे घर में वैलिड होता है। तो यहाँ पे जो हमारे ब्रॉडबैंड का निकनेम है उसको हम कहेंगे प्राइवेट IP। तो ब्रॉडबैंड की जो प्राइवेट IP है वो भी उसको साथ ही साथ अलॉट होगी। तो ये है इसकी प्राइवेट IP। क्या है? 192.168.0.1 ये है इसकी प्राइवेट IP। और इसके पास एक पब्लिक IP है, यानी एक ऐसी IP जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड होगी, ऑल ओवर दी इंटरनेट सब इसको किस नाम से जानेंगे? इस नाम से जानेंगे 82.10.250.19। तो उम्मीद है पब्लिक और प्राइवेट IP का मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली क्या है यहाँ पे, पब्लिक IP एक ऐसी IP है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड शो होगी, ऑल ओवर दी इंटरनेट शो होगी, जो इसकी आइडेंटिटी है, जो सब देख सकते हैं, जो बेसिकली इसका एक ऐसा नाम है जो सबको दिखेगा ऑल ओवर द इंटरनेट में। और प्राइवेट IP एक ऐसी IP है जो इसके इंटरनली, इसके घर के अंदर के लोग ही देख पाएंगे। और इसके घर के अंदर के लोग कौन होंगे? वो लोग जो इस ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे वो होंगे इसके घर के अंदर के लोग। तो यहाँ पे दो आइडेंटिटी तो हमने हमारे ब्रॉडबैंड की देखी, एक इंटरनेट पे, एक घर के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम इसे समझ रहे हैं, इंटरनेट पे और घर के अंदर, यानी लोकल और वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके पास दो IP है, पब्लिक और प्राइवेट IP। इसके पास एक और आइडेंटिटी यहाँ पे होती है। वो आइडेंटिटी क्या है?
तो क्योंकि ये एक हार्डवेयर है, ब्रॉडबैंड क्या है, ये जो हमारा राउटर है ये क्या है, ये एक हार्डवेयर है, तो इसके पास एक आइडेंटिटी यहाँ पे और होगी जो कि होगा मैक एड्रेस। अब एक मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये बेसिकली एक हार्डवेयर का एड्रेस है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है, हर हार्डवेयर का खुद का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस क्या है, हार्डवेयर एड्रेस, जो कि इसका फिक्स रहेगा, जो कि एक परमानेंट एड्रेस है इसके हार्डवेयर का, तो वो इस ब्रॉडबैंड के पास, इस राउटर के पास रहेगा ही। तो इसके पास यहाँ पे हम देखा जाए तो 3 आइडेंटिटी हो गई है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी और मैक एड्रेस, ठीक है, ये तो इसकी आइडेंटिटी है। अब इस ब्रॉडबैंड के बारे में हमें 2-3 बातें और समझनी होगी जो बेसिकली हमें इस नेटवर्क को, इस लोकल एरिया नेटवर्क को समझने में हेल्प करेगी। तो वो क्या क्या है, इसके पास 3 आइडेंटिटी है, ये हमने कंफर्म कर लिया। यहाँ पे हमारे ब्रॉडबैंड के पास एक और चीज होती है, इसके पास भी एक लिस्ट ऑफ आईपी होती है। जैसे इसके पास पब्लिक लिस्ट ऑफ आईपी थी, यानी इसके पास जो लिस्ट ऑफ आईपी थी पब्लिक आईपी थी, वैसे इसके पास प्राइवेट लिस्ट ऑफ आईपी होती है। एक रेंज ऑफ आईपी होगी जो कि प्राइवेट आईपी होगी, जो कि इसके अंदर जो सिस्टम जुड़ेंगे उनको दी जाएगी। तो वो क्या हो सकती है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी आईपी जो प्राइवेट आईपी 192.168.0.1 है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि वो रेंज होगी 192.168.0.0। तो .0.0 से लेकर 255.255.255.255. तो यहाँ पे ये है इसकी आईपी रेंज 192.168.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक बेसिकली इसकी आईपी रेंज है। यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी रेंज है, यानी जितने भी सिस्टम्स इससे जुड़ेंगे ये उसको वो आईपी प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए हो सकता है कुछ और हार्डवेयर की जरूरत पड़े, यहाँ पे बिल्कुल पड़ सकती है, बट फिलहाल यहाँ पे इसके पास इतनी आईपी रेंज तो है, ये इतनी आईपी तो प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने क्या देखा अभी कि आईएसपी ने जैसे इसको इंटरनेट दिया, उसने पब्लिक आईपी दी, प्राइवेट आईपी इसके पास पड़ी थी, बिकॉज प्राइवेट नेटवर्क के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती हमारे पास, और मैक एड्रेस इसके पास पड़ा था। 3 आइडेंटिटी हमारे ब्रॉडबैंड के पास फिलहाल है, और उनमें से इसके पास एक आईपी रेंज भी है। अब होगा क्या, जैसे जैसे इस ब्रॉडबैंड से सिस्टम जुड़ते जाएंगे ये हर एक को आईपी अलॉट करेगा, बट आईपी किस बेसिस पर अलॉट करेगा हमें वो भी समझना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसके साथ एक प्राइवेट नेटवर्क जुड़ा, ठीक है, तो एक नेटवर्क इससे जुड़ा है, वो भी वायर नेटवर्क के जरिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने हमारा एक सिस्टम जोड़ा वायर नेटवर्क के जरिए, और जैसे ही एक सिस्टम जुड़ा उसके पास एक आईपी हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, प्राइवेट आईपी आ गई है। क्या आई है, 192.168.0.102। ये आईपी सिस्टम के पास कैसे आई, सिस्टम को एक आइडेंटिटी दे देते हैं सिस्टम ए। तो सिस्टम ए के पास ये आईपी कैसे आई, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम ब्रॉडबैंड से रिलेटेड एक बहुत ही खास चीज को समझने वाले हैं, जो कि है एआरपी रिक्वेस्ट। ये एआरपी क्या है, एआरपी का फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है बेसिकली, यानी एक ऐसा पैकेज जनरेट होकर शेयर होता है जो हर एक सिस्टम की जो आईपी है, जो मैक एड्रेस है, वो रिकॉर्ड रखता है और क्लियर करता है कि किस सिस्टम को क्या आईपी दे रखी है। ये एड्रेस रिजॉल्व करता है कि किसके पास क्या एड्रेस है। और एड्रेस यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें एक ही एड्रेस दिख पा रहा है, जो कि है यहाँ पे प्राइवेट आईपी। अब अगर इस सिस्टम की बात करें, हमने ब्रॉडबैंड के बारे में तो समझा कि इसके पास 3 आईपी थी, अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसके पास कितनी आइडेंटिटी होगी, गैस करिए। तो यहाँ पे इसके पास होगी टोटल 2 आइडेंटिटीज। पहला तो इसकी प्राइवेट आईपी, दूसरा होगा मैक एड्रेस, जो कि कंफर्म है बिकॉज ये एक हार्डवेयर है, तो इसके पास एक मैक एड्रेस तो होगा ही होगा। तो हमारे सिस्टम ए के पास मैक एड्रेस था, प्राइवेट आईपी थी। प्राइवेट आईपी कैसे आई, जैसे ही ये इस इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, यानी जैसे ही इस ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुआ, इसके पास एक प्राइवेट आईपी अलॉट हो गई। अब ब्रॉडबैंड ने इसको आईपी कैसे दी, इसके लिए हमने देखा एआरपी रिक्वेस्ट। अब एआरपी रिक्वेस्ट के बारे में कुछ और समझते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है एक पैकेट, एक ऐसा पैकेट जो कि पूछता है हु इज 192.168.0.102। तो ये एक पैकेट है जिसमें बेसिकली पूछा जा रहा है हु इज 192.168.0.102। ये पैकेट बेसिकली यहाँ पे सिस्टम्स तक जा रहा है। जैसे ही सिस्टम को पैकेट मिलेगा, ये सारे सिस्टम्स में जाएगा, जितने भी सिस्टम इस ब्रॉडबैंड से जुड़ते हैं, फिलहाल तो एक ही जुड़ा है, बट जितने भी सिस्टम जुड़ते हैं ये हर आईपी के बारे में पूछता है कि ये आईपी किसके पास है, ये आईपी किसके पास है। तो जैसे ही नंबर आया 102 का, जैसे इसने पूछा हु इज 192.168.102, तो यहाँ पे ये सिस्टम बोलेगा यस आई एम 1.2। ये बोलेगा यहाँ पे यस आई एम 1.2। और ये कैसे बोलेगा, ये यहाँ पे एक पैकेट, इस पैकेट का रिप्लाई देगा, जिस रिप्लाई के अंदर इसकी आईपी और इसका मैक एड्रेस हो जाएगा। तो यानी इस पैकेट के जरिए हमारे ब्रॉडबैंड को कंफर्म हो जाएगा कि इस मैक एड्रेस के पास, जिसके पास ये आईपी है, ये अपनी टेबल में रिकॉर्ड कर लेगा, यानी ये रिकॉर्ड कर लेगा कि इस मैक एड्रेस को मैंने ये आईपी अलॉट कर रखी है। तो हमारे सिस्टम ए का मैक एड्रेस और आईपी दोनों एज एन रिस्पॉन्स जैसे ही इस ब्रॉडबैंड के पास जाता है, तो ब्रॉडबैंड क्या करेगा, अपनी टेबल को अपडेट कर लेगा कि ये आईपी इस मैक एड्रेस को दे रखी है। ये 2 चीजें रिकॉर्ड रख लेगा इस एआरपी रिक्वेस्ट के जरिए। तो ये एआरपी रिक्वेस्ट जो होती है, हर सेकंड में ब्रॉडबैंड अपना आप सारे सिस्टम्स के लिए भेजता रहता है, अपनी सारी आईपी लिस्ट जो है अपडेट करता रहता है।
तो हुआ क्या अब यहाँ पे कि जितने और सिस्टम हमने यहाँ पे कुछ और सिस्टम्स ऐड कर दिए, तो देखते हैं यहाँ पे कितने सिस्टम्स बेसिकली हमने ऐड करे हैं। तो ये सारे सिस्टम्स बेसिकली हमारे ब्रॉडबैंड के साथ ऐड हो गए, जहाँ पे कुछ वायरलेस नेटवर्क्स भी है, कुछ वायर्ड नेटवर्क भी है। इनको आईपी इसने किस हिसाब से दी, जैसे जैसे ये ऐड हुए इसके पास जो आईपी खाली थी ये देता गया। और कंफर्म कैसे करा, इसने एआरपी रिक्वेस्ट के जरिए पूछा हु इज 192.168.0.103। तो क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी 103 नहीं थी, तो इसने क्या करा, इसने मार्क कर दिया कि 103 खाली है। अब जैसे ही इससे नया सिस्टम जुड़ेगा ये उसको 103 अलॉट कर सकता है। तो फिलहाल ये अलॉट नहीं करा बिकॉज कोई सिस्टम ऐड नहीं हुआ है इसके साथ। तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स है इसने सभी को आईपी अलॉट कर दी। एआरपी के बारे में उम्मीद आप समझ गए होंगे कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कंफर्म करता है कि सिस्टम को क्या आईपी दे रखी है। इसकी टेबल अपडेट करता रहता है इसी बेसिस पर, ये लगातार चलता हुआ प्रोसेस है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये बेसिकली वायरलेस नेटवर्क्स है, वो नेटवर्क जो इस ब्रॉडबैंड से विदाउट वायर जुड़े हैं यानी वाईफाई के जरिए जुड़े हैं। तो होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में भी हम छोटा सा हिंट लेके समझ लेते हैं कि करते क्या है ये लोग कि ये जो आईडी पासवर्ड, जो बेसिकली पासवर्ड होता है ब्रॉडबैंड का, वो डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक पैकेट जनरेट होता है हमारे ब्रॉडबैंड के लिए। और इस पैकेट में क्या जाएगा, इनके आईडी पासवर्ड जाएंगे, इनका जो पासवर्ड है बेसिकली ब्रॉडबैंड का जो पासवर्ड इन्हें गैस करा है या इन्हें जो पासवर्ड एंटर करके सबमिट करा था, वो जाएगा ब्रॉडबैंड के पास कंफर्म होने के लिए कि ये पासवर्ड सही है कि नहीं है, ये तो होना ही है। बट यहाँ पे ये जो पैकेट आया है इसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। एक ऐसी फाइल जो बेसिकली पासवर्ड लेके चलती है ब्रॉडबैंड का, ताकि ब्रॉडबैंड कंफर्म कर ले कि हाँ वैलिड जो है आईडी पासवर्ड बता रहे हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो। इसको हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। ठीक है, तो ये जो हमारी हैंडशेक फाइल यानी हाथ मिलाने के लिए फाइल है जिसके अंदर बेसिकली पासवर्ड जा रहा है, इसको हम कहेंगे हैंडशेक फाइल। और यहाँ पे हमारे जितने भी सिस्टम्स थे जो ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुए, इन सभी के पास एक आईपी आ गई है जो कि है उनकी प्राइवेट आईपी। अब हर सिस्टम के पास दो आइडेंटिटी तो कंफर्म है, पहला तो प्राइवेट आईपी और दूसरा क्या होगा, यस करेक्ट, मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस बिकॉज इनका हार्डवेयर एड्रेस है तो वो इनके पास रहेगा ही। सारे सिस्टम्स के पास दो आइडेंटिटी आ गई है। हमारे ब्रॉडबैंड के पास जो है तीन आइडेंटिटी है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और साथ ही साथ मैक एड्रेस। बट इन सिस्टम्स के पास दो आइडेंटिटीज मौजूद है, मैक एड्रेस, प्राइवेट आईपी, मैक एड्रेस, प्राइवेट आईपी। तो अब हो क्या रहा है कि मान लेते हैं इनमें से किसी सिस्टम में से सिस्टम ए ने बोला कि उसको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होना है, उसको फेसबुक एक्सेस करना है। तो इसने बोला कि आई वांट टू एक्सेस फेसबुक। ठीक है, तो जैसे ही इसने फेसबुक की रिक्वेस्ट जनरेट करी तो क्या हुआ कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, यानी इसने एक पैकेट बनाया कि भाई मेरे को फेसबुक एक्सेस करनी है, इसने एक रिक्वेस्ट मांगी कि मेरे को फेसबुक एक्सेस करनी है। जैसे ही इसने ये बात बोली एक पैकेट जनरेट होगा और जाएगा डायरेक्ट हमारे ब्रॉडबैंड के पास, हमारे राउटर के पास। हमारा राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को प्रोसेस करेगा कि अच्छा इसको फेसबुक एक्सेस करनी है, तो किसको एक्सेस करनी है वो रिकॉर्ड कर लेगा। क्या करेगा कि इस आईपी को जिसके पास ये मैक एड्रेस था, ठीक है, एक मैक एड्रेस है एक आईपी है, ये रिकॉर्ड कर लेगा कि इस मैक एड्रेस को जिसके पास ये आईपी है उसने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करी है। ये सारा डेटा अपनी टेबल में रिकॉर्ड करके ये क्या करेगा, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा, यानी इस रिक्वेस्ट को भेज देगा ये सर्वर पे। तो क्या करा हमारे इसने कि ब्रॉडबैंड के बाद जो पब्लिक आईपी थी, जो बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी आइडेंटिटी है, उसका यूज लेके इसने पब्लिकली बात करना चालू कर दिया। क्या बात करना चालू करा, इसने यहाँ पे बोला कि भाई फेसबुक एक्सेस करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे इसने क्या बोला, फेसबुक एक्सेस कौन करेगा, 82.10.250.19 जो कि इसकी पब्लिक आईपी थी। प्राइवेट आईपी को वहां कोई नहीं जानता, तो यहाँ पे इसने खुद के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू एक्सेस फेसबुक। ठीक है, तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके अगेंस्ट में अब ये सर्वर के जरिए जो बेसिकली फेसबुक का हमारा सर्वर था उसने उसको प्रोसेस करा उस डेटा को और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रिस्पांस भेज दिया कि ठीक है यू कैन एक्सेस फेसबुक। जैसे इसने बोला यू कैन एक्सेस फेसबुक तो यहाँ पे एक और पैकेट आया। अब ये पैकेट जाएगा कहाँ पे, जिस आईपी से पैकेट आया था उसी आईपी पे पैकेट फॉरवर्ड होगा। तो किस आईपी पे होगा, ये होगा हमारी पब्लिक आईपी जो कि ब्रॉडबैंड की है। क्लियर है, यानी ब्रॉडबैंड ने क्या करा, रिक्वेस्ट करा इंटरनेट से कि मेरे को फेसबुक एक्सेस करनी है, और क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है ये ब्रॉडबैंड के जरिए गई थी इसलिए रिप्लाई भी ब्रॉडबैंड के पास ही आएगा, ब्रॉडबैंड की पब्लिक आईपी पे। तो यहाँ पे रिप्लाई आया और ब्रॉडबैंड ने क्या करा, कंफर्म करा कि यार किस आईपी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करने को कहा था, फेसबुक किसने एक्सेस मांगी थी। तो उसने क्या करा, जैसे उसे कंफर्म हुआ कि भाई ये 102 ने मांगी थी, तो उसने एआरपी पैकेज भेजे वापस से दैट हु इज 192.168.0.102। इसने जैसे ही ये पैकेज सबको भेजा, एआरपी पैकेज सबको भेजा, इनमें से इस सिस्टम ने बोला कि यस आई एम 192.168.0.102। तो जैसे ही इसने बात बोली क्या हुआ, ये जो रिस्पॉन्स आया था ये इसने इस सिस्टम को फॉरवर्ड कर दिया और ये फेसबुक चला पाया। ऐसे ही हमारा ब्रॉडबैंड, ऐसे ही हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। अगर आप बात करेंगे सर एंड्रॉयड है,
तो एंड्रॉइड में कैसे, या तो वाईफाई से जुड़ा है तो सेम प्रोसेस होगा, पैकेट जो है इसके थ्रू जाएगा, रिप्लाई आएगा और ये वापस हमारे एंड्रॉइड डिवाइस को भेजेगा। बट अगर एंड्रॉइड में हम बात करें कि हम ब्रॉडबैंड से इंटरनेट नहीं चला रहे हैं तो क्या होगा, तो वहां पे हमारी जो सिम है वो एक ब्रॉडबैंड का वर्क कर रही है, यहाँ पे वो जो है वो एक राउटर है हमारा जो इंटरनेट से हमारा कनेक्शन बैठा रही है। बिकॉज पब्लिक आईपी किसके पास है, अब यहाँ पे हमारे सिम के पास है, जो कि किसने दी, हमारे आईएसपी ने। तो आईएसपी ने इसी में से एक आईपी निकाल के हमारे सिम को दी और हमारी जो सिम है वो उस पर वर्क कर रही है, हमें जो भी डेटा चाहिए वो इंटरनेट से लाके दे रही है। और अगर हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और बाकी डिवाइसेस हमारे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस का अगर हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वो जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें से किसी के भी आईपी इंटरनेट पे नहीं जाएगी, आईपी जाएगी हमारी, क्योंकि इंटरनेट हमारा चल रहा है, ब्रॉडबैंड जो है जो सिम है वो हमारी है। तो यहाँ पे ये लोग जो भी सर्व करे वो जाएगा हमारी आईपी से। इन सबके पास प्राइवेट आईपी होगी और हमारा जो मोबाइल है उसके पास होगी एक पब्लिक आईपी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देते हैं इस चीज को कि आईएसपी था जिसके पास एक आईपी लिस्ट थी, जैसे ही हमने कनेक्शन जोड़ा आईएसपी ने इस आईपी लिस्ट में से हमें एक आईपी दे दी जो कि है हमारी पब्लिक आईपी। और हमारे ब्रॉडबैंड के पास दो आइडेंटिटी पहले से थी जो कि थी प्राइवेट आईपी और मैक एड्रेस। तो अब इसके पास आ गई एक पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी यानी इंटरनेट एक्सेस मिल गया इसको। जैसे ही इसको इंटरनेट एक्सेस मिलता है तो हमने बाकी के जो सिस्टम्स कनेक्ट करे थे ये उन सभी को प्राइवेट आईपी तो देगा, इसके पास इंटरनेट हो चाहे नहीं हो। इस ब्रॉडबैंड से जितने भी यूजर जुड़ेंगे उनको एक प्राइवेट आईपी तो मिल जाएगी। पब्लिक आईपी बेसिकली इंटरनेट से बात करने के लिए है। तो जैसे ही इसको इंटरनेट मिला हमने हमारे सिस्टम्स कनेक्ट कर लिए, तो हमारे ब्रॉडबैंड से सबको एक एक आईपी अलॉट हो गई थी जो कि बार बार कंफर्म हो रही थी एआरपी रिक्वेस्ट के जरिए। एआरपी रिक्वेस्ट के जरिए सब कुछ कंफर्म होने के बाद उसको पता पड़ जाता था कि इस मैक एड्रेस के पास ये आईपी है, इस मैक एड्रेस के पास ये आईपी है। और अगर कोई सिस्टम डिस्कनेक्ट होता था तो भी इसको पता पड़ जाता था, बिकॉज उसका कोई रिप्लाई नहीं आता था। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा 102 था, ये 102 यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसने पूछा हु इज 192.168.0.102, तो कोई रिप्लाई नहीं देगा। जब थोड़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं देगा तो इसको कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो 102 मेरी आईपी थी वो खाली हो गई है और ये अपनी टेबल में 102 को खाली जो है बेसिकली ब्लैंक मार्क कर देगा, यानी अभी किसी को अलॉट कर सकता है। तो ये है इसके एआरपी का कंप्लीट वर्क। और ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कैसे काम करता है आपको समझ आ गया होगा। इंटरनेट में कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो इनमें से किसी भी सिस्टम की नहीं जाएगी, वो जाएगी डायरेक्ट ब्रॉडबैंड के जरिए। और ब्रॉडबैंड जो है उस रिक्वेस्ट का जैसे ही रिस्पांस आता है वो रिप्लाई इन सिस्टम्स को देगा एआरपी रिक्वेस्ट के जरिए। उम्मीद है ये जो हमारा पूरा नेटवर्किंग का जो हमने लोकल एरिया नेटवर्क या बेसिकली आईएसपी और ब्रॉडबैंड कैसे काम करते हैं ये था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं, कुछ एंटिटीज के बारे में समझते हैं। जैसे आईपी में हमने प्राइवेट और पब्लिक देखा, और स्टैटिक और डायनेमिक को भी समझ जाते हैं और साथ ही साथ देखते हैं और क्या क्या एंटिटीज है यहाँ पे इनके अलावा जो हमारे नेटवर्किंग में हेल्प आने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे आईपी के बारे में। आईपी के बारे में हमने एक चीज तो देख ली कि आईपी बेसिकली हमारे इंटरनेट का एड्रेस है। और यहाँ पे एक और खास बात कि ये एड्रेस कुछ आइडेंटिटी रखता है अपने साथ में। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिखा हुआ है 192.168.142.150, तो यहाँ पे ये आईपी अगर हमारे पास है 192.168.142.150, तो इस आईपी के पास भी कुछ डिटेल्स हैं। ये हमारी आइडेंटिटी तो है, जैसा कि हमारा आधार कार्ड नंबर होता है तो उस आधार कार्ड नंबर का हर जो पेयर है वो एक इन्फॉर्मेशन रखता है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारी आईपी है जहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स हैं और हर पेयर के अंदर 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो ये जो जितने हमारे 4 पेयर्स हैं, 4 के 4 पेयर्स जो हैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं देखो समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, अच्छे से देखिएगा कि ये जो हमारा पहला पेयर था 3 डिजिट्स का, ये पेयर जो है ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि ये आईपी कौन सी कंट्री की है। ये क्या बताएगा कि ये आईपी कौन सी कंट्री की है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो हमारा पेयर है वो पेयर क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, वो ये रखता है कि आईपी कौन से स्टेट की है, ठीक है। तो पहले ने बताया कि कंट्री इंडिया है, दूसरे ने बताया कि स्टेट राजस्थान है, तीसरा क्या बताएगा, तीसरा यहाँ पे सिटी नहीं बताएगा, तीसरा बताएगा कि आईएसपी कौन सा है, बेसिकली आईएसपी ऑफिस कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बताता है कि आईएसपी कौन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमें कंट्री में मिल गया इंडिया, स्टेट में मिल गया राजस्थान, आईएसपी में मिल गया जियो, कि भाई ये जियो के जरिए बेसिकली आईपी अलॉट करी गई है यहाँ पे। और जो लास्ट पेयर होता है वो बताता है कि डिवाइस कौन सा है। तो लास्ट पेयर हमारा क्या बता रहा है, जो लास्ट 4th पेयर था वो बता रहा है कि डिवाइस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें एक आईपी बताती है, आईपी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करती है। तो ये जो पेयर्स हैं ये ऐसे ही नहीं है, ये पेयर्स एक इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हैं जो आपके बारे में डिटेल शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में हम और डिटेल में फ्यूचर में जानेंगे। फिलहाल आईपी के बारे में इतना ही हमें जानना था। अब 2 चीजें और जाननी है आईपी के बारे में कि स्टैटिक और डायनेमिक आईपी क्या होती है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे कि स्टैटिक और डायनेमिक आईपी क्या होती है। तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक सीधा सा फॉर्मेट है कि ऐसा कोई अगर सिस्टम है, सिस्टम से फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, मान लेते हैं सिस्टम के अंदर एक सिम डली हुई है, तो ये एक सिस्टम है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है।
तो होगा क्या, इस सिस्टम के पास एक आईपी तो होगी, एक पब्लिक आईपी होगी। तो अगर इसकी जो पब्लिक आईपी है, मान लेते हैं 1.1.1.1 है इसकी पब्लिक आईपी, अगर ये पब्लिक आईपी इसकी फिक्स रहती है, चेंज नहीं होगी बाय डिफॉल्ट, भले सिस्टम का नेट डिस्कनेक्ट हो चाहे कनेक्ट हो, इसके पास अगर ये आईपी फिक्स है तो हम इसको कहते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी एक ऐसी आईपी होती है जो फिक्स रहती है, जो कि मिलती है हमारे डोमेन्स को, हमारी वेबसाइट्स को, यानी फेसबुक जिस आईपी को पिंग करेगी वो आईपी फिक्स रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी, बिकॉज सर्वर की आईपी जो है वो चेंज अगर बार बार होगी तो वेबसाइट तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो फिक्स रहती है, जो आपको समझ आ गई होगी, यानी हमारे सिस्टम के पास जो आइडेंटिटी है ये बार बार चेंज नहीं होगी। डायनामिक आईपी होती है जो लगातार चेंज होती है, जो कि हमें हमारे लैपटॉप्स में, हमें हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे ब्रॉडबैंड के अंदर मिलती है, वो होती है डायनामिक आईपी। यानी एक ऐसी आईपी जो है सिस्टम के पास, मान लेते हैं आज तो है 1.1.1.1, और जैसे ही कोई इंटरप्शन आता है या फिर इंटरनेट कनेक्शन क्लोज होता है या कुछ देर के लिए बंद रहता है वापस ऑन होता है, तो इसकी आईपी चेंज हो जाएगी 2.1.1.1 या कुछ भी हो सकती है। तो अगर इसकी आईपी लगातार चेंज होती जा रही है, इसकी कोई इंटरनेट वर्ल्ड में फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक आईपी, जिससे हमें नुकसान कुछ नहीं होता। हमारे मोबाइल डिवाइस उसको करना क्या है, कोई चीज़ एक्सेस करनी है, उसका रिप्लाई आ जाता है तो काम हो जाता है। बेसिकली हमने रिक्वेस्ट करा कि हमें फेसबुक एक्सेस करनी है, उसका रिप्लाई आया, हमने फेसबुक एक्सेस कर ली, तो वहाँ पे हमें कहीं भी स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं थी, बिकॉज कोई हम तक नहीं जाता है। हम यहाँ पे किसी से कनेक्ट करते हैं, उससे रिक्वेस्ट का रिप्लाई लेते हैं और दैट्स इट, हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो हमें डायनेमिक आईपी की जरूरत नहीं थी। स्टैटिक आईपी की जरूरत किनको होती है, जिनकी वेबसाइट्स होती है, जिनके सर्वर्स होते हैं, यानी एक ऐसा एड्रेस होता है जहाँ पे वो चाहते हैं सब लोग आते जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे पास सब आए, बिकॉज हम फेसबुक एक्सेस करते हैं, फेसबुक हमारे पास नहीं आता है। यहाँ पे कुछ चीजें समझनी पड़ेगी हमें। ये कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिस से, तो उस गवर्नमेंट ऑफिस का एड्रेस फिक्स होगा, बिकॉज किसी को भी काम होगा तो वो उस ऑफिस में जा सकता है। और अगर हम पर्सनली किसी ह्यूमन की बात करें, किसी भी एक छोटी फैमिली की बात करें जो कि ईयरली या 2 ईयरली बेसिस पे अपना मकान स्विच कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी रेंट बेसिस पे चेंज करते रहते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है उनका एड्रेस फिक्स रखने की, बिकॉज उनके पास ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, उनका कोई ऐसा वक्त नहीं है कि उनका एड्रेस फिक्स रहना चाहिए। तो वैसा ही होता है यहाँ इंटरनेट वर्ल्ड में। हमारे रियल वर्ल्ड में तो काफी सारी चीजें अलग अलग होती है, बट यहाँ पे इंटरनेट वर्ल्ड में क्या है कि अगर इसको जरूरत नहीं है मार्केट में एक फिक्स आईपी की, तो उसको नहीं दी जाएगी, बिकॉज स्टैटिक आईपी की तो कमी होगी। डायनेमिक आईपी तो जो भी खाली है दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी मिलती है केवल सर्वर्स को, डोमेन्स को, या जो परचेस करता है उसे। और जो डायनामिक आईपी है वो हमारे सिस्टम्स में हमारे पास रहती है। तो उम्मीद आपको स्टैटिक, डायनामिक, पब्लिक और प्राइवेट चारों आईपीज अच्छे से समझ आ गई कि यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली इनके वर्किंग्स में और इनके रिस्पॉन्स करने के तरीके में ही डिफरेंस। तो अब आईपीज को समझने के बाद अब हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे दो सिस्टम जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक और एंटिटी यहाँ पे यूज होती है जिसको हम कहते हैं पोर्ट्स। तो अब पोर्ट्स क्या होती है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज अब जो सिस्टम जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो किस रास्ते पे बात करते हैं उसको हम कहते हैं पोर्ट। इसको समझते हैं। बेसिकली क्या है कि हम मान लेते हैं ये सिस्टम ए और ये सिस्टम बी है, तो सिस्टम ए को सिस्टम बी से बात करनी है, तो ये कैसे करेगा। यानी इसने बोला कि भाई मेरे को फेसबुक एक्सेस करनी है, तो रिक्वेस्ट गई फेसबुक के पास, फेसबुक ने रिस्पांस दे दिया, पर ये जो बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये कैसे कंफर्म होगी कि ये कौन से रास्ते से। अगर हम मान लें कि ये एक रास्ता है तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि किस रास्ते पे कौन बात करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए मान सकते हैं कि ये घर है और ये घर है। अब इन दोनों में जो लोग रहते हैं, यूजर ए एंड यूजर बी, इन दोनों को एक दूसरे को कुछ पार्सल करना है, दोनों में से किसी एक को भी कोई चीज पार्सल करनी है। तो अब यहाँ पे इन दोनों घरों के बीच में खूब सारे रास्ते होंगे, यानी अलग अलग रास्तों के जरिए इन घर तक पहुंचा जा सकता था। ठीक है, तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि मान लेते हैं हमारे सिस्टम ए ने एक पैकेट भेजा, यानी एक पार्सल बनाया और बोला कि भाई मैं उसको कुरियर करना चाहता हूँ बी को। तो सिस्टम ए का बेसिकली जो यूजर था उसने अपने व्हीकल के जरिए क्या करा, वो यहाँ पे गली नंबर 3 के जरिए जो है पैकेट लेके गया सिस्टम बी के पास। बट सिस्टम बी को ये बात नहीं पता थी कि गली नंबर 3 पे बेसिकली जो कुरियर है वो आ रहा है और वो वेट कर रहा था गली नंबर 1 पे। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि ये 3 नंबर पे जाके जो हमारा डिलीवरी बॉय वो वेट कर रहा है, काफी देर तक कोई नहीं आया, तो हमारा पार्सल जो था वो वापस पीछे आ गया, यानी वापस हमारे घर पे ही आ गया और ये पार्सल यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? बिकॉज जिस रास्ते पे गया था उसी रास्ते पे सिस्टम भी बात नहीं कर रहा था। और ऐसा ही काम करती है हमारी पोर्ट, यानी अगर इन दो सिस्टम को एक दूसरे से बात करनी है, तो अगर सिस्टम ए गली नंबर 20 पे बात कर रहा है तो सिस्टम बी को भी गली नंबर 20 पे ही उस बात के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी अगर कोई चीज शेयर कर रहा है तो सिस्टम बी को भी वही चीज गली नंबर 20 पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये कहता है हमारा पोर्ट का रूल। पोर्ट्स क्या कहती है कि जिस गली नंबर पे मैं बात कर रही हूँ आपको उसी गली नंबर, उसी रोड नंबर पे मुझसे बात करनी होगी। तो ये पोर्ट का रूल होता है। पोर्ट के बारे में अगर हम जाने
तो ये तो हमने बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझा कि यहाँ पे अगर दो घर हैं तो कैसे बात कर पाएंगे। तो पोर्ट के बारे में कुछ और अगर हम समझे तो यहाँ पे इंटरनेट वर्ल्ड में क्या होता है कि यहाँ पे खूब सारे रास्ते होते हैं, दो सिस्टम को बात करने के लिए काफी ज्यादा रास्ते हैं। मैं तो बहुत कम लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इनमें से कौन से रास्ते से बात करनी है ये पता होना जरूरी है। और पोर्ट ए की रूल एक ही बात कहती है, अगर आप गली नंबर ए से बात कर रहे हो तो गली नंबर ए पे ही वेट करो, गली नंबर बी पे बात कर रहे हो तो गली नंबर बी पे ही उस पार्सल को लेने के लिए खड़े रहो, यानी वेट करो वहां पे कि पार्सल बी आपको जो चाहिए वो गली नंबर बी पे चाहिए। अगर आप यहाँ गली नंबर डी या किसी दूसरी गली में, बेसिकली मैं तो आइडेंटिटी दे रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग लाइन्स को, बट किसी भी अगर आप डी पे बैठे हो और मैं बी पे बात कर रहा हूँ तो आपको पैकेट नहीं मिलेगा। तो पोर्ट इतना सा रूल कहता है कि जिस सिस्टम पे मैं बात करूँ आपको उसी सिस्टम पे सुनना है। तो अब कितने रास्ते हो सकते हैं यहाँ पे, तो रास्ते जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट जो है वो 1 से लेकर 65535, टोटल इतने सारे रास्ते यानी इतनी सारी पोर्ट्स हमारे पास है 1 से लेकर 65535 तक। तो अगर इंटरनेट वर्ल्ड में किसी को भी एक दूसरे से बात करनी है तो उसके पास इतने सारे रास्ते हैं बात करने के लिए। ये हमारी दूसरी एंटिटी है पोर्ट्स। आईपी पोर्ट्स आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अब इनको बात करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई दोनों ये सिस्टम ए पे बात कर रहा था और ये सिस्टम ए पे ही सुन भी रहा था, यानी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम ए था ये सिस्टम बी से गली नंबर 1 पे ही बात कर रहा था। तो क्योंकि ये गली नंबर 1 पे बात कर रहा है तो ये पोर्ट के रूल को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कि मान लेते हैं यहाँ पे के बीच में कोई हर्डल है या फिर यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं जा सकता है, एक स्पीड लिमिट का इसको ध्यान रखना होगा। ये ऐसी चीजें होती नहीं है, बट मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम रियल वर्ल्ड एंटिटी की बात करें कि सिस्टम ए को सिस्टम बी से बात करनी है और वो जा रहा है अपनी व्हीकल पे जा रहा है, तो उसको ध्यान रखना होगा कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, वो सारी चीजों को फॉलो करते वहां तक पहुंचे, वो ऐसे ही नहीं जा सकते। तो वैसा ही हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी होता है कि अगर एक पैकेट को दूसरे सिस्टम तक जाना है तो वहां पे उसको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो कि ध्यान रखती है हमारी प्रोटोकॉल्स। सो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस है, कुछ ऐसे सेट्स है जो हमारे कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं और हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन दो प्रोटोकॉल के बारे में हम समझते हैं ताकि आगे की जो चीजें हम उसे अच्छे से समझ सकें। तो यूडीपी क्या होता है, यूडीपी बेसिकली यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कहता है कि अगर दो सिस्टम को बात करनी है तो वो वायर्ड नेटवर्क में ही बात करें, यानी जैसे ही वायर्ड नेटवर्क में कोई सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वहां पे यूडीपी काम करता है। दूसरी चीज, यूडीपी का जो हैंडशेक फॉर्मेट है यानी बात करने का तरीका है वो क्या है कि सामने वाला सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट में उसे रिस्पॉन्स मिल जाएगी, दैट्स इट। यानी मैं रिक्वेस्ट करूँ मेरे को कोई फाइल चाहिए, उसके अगेंस्ट में मेरे को फाइल मिल गई, ये यूडीपी का कम्युनिकेशन क्लोज हो गया। यूडीपी के बात करने का तरीका एग्जैक्ट सेम है। बट अगर हम बात करें टीसीपी की, तो टीसीपी को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि टीसीपी कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं सिस्टम ए और सिस्टम बी है। अब सिस्टम ए को सिस्टम बी से बात करनी है, पोर्ट्स देख ली, आईपी देख ली, इसके पास एक आईपी है, इसके पास एक आईपी है, इन दोनों को किसी एक नंबर पे बात करनी है, किसी एक गली पे बात करनी है। मान लेते हैं हम कि पोर्ट 80 पे बात करनी है, ठीक है। तो इस बात करने के लिए बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे से एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और वो कनेक्शन ये कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस गली को मैं हटा देता हूँ एक बार। सिस्टम ए सिस्टम बी को एक रिक्वेस्ट शेयर करेगा टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए। टीसीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे। टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में एक बात क्लियर से बता दूं कि ये 3 वे हैंडशेक करता है। अब ये 3 वे हैंडशेक क्या है ये मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो 3 वे हैंडशेक है क्या बेसिकली कि सिस्टम ए सिस्टम बी से एक बात पूछेगा क्या कि क्या आप पोर्ट 80 पे ऑन हो, यानी क्या आप पोर्ट 80 पे सुन रहे हो। ये टीसीपी बोलता है कि पहले आप जाके वहां कंफर्म कर लो कि वो पोर्ट 80 पे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो यहां से एक रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट में क्या होगा बेसिकली, किस तरीके से पूछेगा, ये पूछेगा सिन फ्लैग के जरिए। अब ये क्या है कि हमारा जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इसके पास कुछ फ्लैग्स है, हर फ्लैग कोई ना कोई बात बोल रहा होता है, नहीं हर फ्लैग का कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे इसके पास ये जो टोटल 6-7 फ्लैग्स हैं, क्या हो रहा है इनके जरिए यहाँ पे कि टीसीपी एक फ्लैग भेजता है, सिन फ्लैग भेजता है। सिन फ्लैग क्या करता है, सिन फ्लैग बेसिकली पूछता है सिस्टम से कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्या मैं हो सकता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम ए ने सिस्टम बी से पूछा कि क्या आप पोर्ट 80 पे ऑन हो। सिस्टम बी ने इस पैकेट को पढ़ लिया और क्योंकि ये पोर्ट 80 पे ऑन था तो इसने यहाँ पे उस बात का रिप्लाई करा। ये टीसीपी कम्युनिकेशन बता रहा हूँ मैं, 3 वे हैंडशेक कैसे हो रहा है। इसने यहाँ पे रिप्लाई करा कि यस मैं पोर्ट 80 पे ऑन हूँ, हम बात कर सकते हैं। तो जैसे इसने बोला कि यस मैं पोर्ट 80 पे ऑन हूँ, कैसे बोला इसने, यहाँ पे सिन का एक्नॉलेजमेंट भेज के। हमारा जो हमने सिन पैकेट भेजा था
उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि यस आपका पैकेट मुझे मिल गया है। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पे जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं और डबल टिक आता है तो इसका मतलब है वो हमें एक्नॉलेज कर रहा है कि आपका मैसेज वहां तक पहुंच चुका है। और अगर डबल ब्लू टिक आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज रीड भी हो चुका है, ये हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें सिन पैकेट का एक्नॉलेजमेंट हमें मिला कि यस आपका पैकेट मेरे को मिल गया है और मैं पोर्ट 80 पे ऑन हूँ। तो इस पैकेट का मेरे को रिप्लाई मिला सिन एक्नॉलेजमेंट के जरिए। और जैसे ही मेरे को रिप्लाई मिला सिस्टम ये क्या करेगा, एक और पैकेट भेजेगा जिसमें ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगा। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्योंकि आप पोर्ट 80 पे ऑन हो और आपने मेरे को बोल दिया कि हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं पोर्ट 80 पे, तो यहाँ पे ये बोलेगा ओके देन हम कनेक्ट हो जाते हैं पोर्ट नंबर 80 पे। यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के जरिए इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। और जैसे ही ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया अब ये बेसिकली इनको जो डेटा शेयर करना था यहाँ पे ये वो डेटा शेयर एक दूसरे से कर सकते हैं। यानी यहाँ से ये सिस्टम भी इसको डेटा शेयर कर सकता है और ये भी उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई उसको देना है वो दे सकता है। तो ये होता है 3-वे हैंडशेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पहला हैंडशेक था, यानी पहला जो स्टेप बढ़ाया गया था वो सिन फ्लैग के जरिए बढ़ाया गया। देन हमें सिन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिला, यानी सिन पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिला और हमने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज के यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। टीसीपी कम्युनिकेशन जो था उसको हमने एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके बाद हमारी डेटा शेयरिंग चालू हो गई। तो ये होता है प्रोटोकॉल्स का काम। वो ध्यान रखते हैं कि सही सिस्टम से सही पोर्ट पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है। और भी काफी सारे रोल्स होते हैं प्रोटोकॉल के। तो यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी के बारे में हमें इतना ही समझना था कि यूडीपी जो है वो 1-वे हैंडशेक है, रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स आ जाता है। टीसीपी 3-वे हैंडशेक होता है और ये कैसे काम करता है उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेटवर्किंग के बारे में जितना हमें समझना था करीब करीब हम बेसिक समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे नेटवर्क स्कैनिंग की तरफ, यानी हमारे एनमैप की तरफ। सो एनमैप होता क्या है, व्हाट इज एनमैप, ये हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एनमैप का जो फुल फॉर्म यानी एनमैप का जो मतलब है वो है नेटवर्क मैपर। एनमैप क्या होता है, एक नेटवर्क मैपर होता है। मैपर मतलब क्या है कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सा सिस्टम क्या है, उसके अंदर की कुछ डिटेल्स मैपिंग कर रहा है, हमें बता रहा है। अगर हम गूगल मैपर की बात करें यानी गूगल मैप की बात करें तो क्या करता है, वो हमें बताता है कि इस गली पे ये शॉप्स है, इस शॉप्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है या उसके रिव्यूज है, वो सारी डिटेल्स हमें बताता है। तो वैसे ही एनमैप है जो नेटवर्क एरिया में यानी एक सिस्टम के अंदर क्या क्या चल रहा है या सिस्टम की क्या आइडेंटिटीज है वो सारी बातें हमें बताता है। तो नेटवर्क मैपर नाम काफी क्लियर करता है। यहाँ पे ये करता क्या है, ये एक नेटवर्क को स्कैन करेगा, बिकॉज विदाउट स्कैनिंग ये उसकी डिटेल शेयर नहीं कर सकता कि वो क्या बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है या उस पर क्या आईपी है या उसकी पोर्ट क्या है या उस पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक नेटवर्क को स्कैन करेगा। नेटवर्क मैपर क्या करता है, नेटवर्क को स्कैन करता है और क्या देखता है वहां पे। और इसकी जो एक खास बात है वो ये है कि ये ओपन सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एनमैप है नेटवर्क मैपर, ये नेटवर्क्स को स्कैन करता है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ये फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे करता क्या है, ये ओपन पोस्ट देखेगा, उन पोस्ट पर चलने वाली सर्विसेज यानी कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है, हाँ कंफर्म कर लिया इसने। उसके बाद ये देखेगा कि पोर्ट 80 पे कौन सी सर्विस चल रही है, एचटीटीपी चल रही है, एचटीटीपीएस चल रही है, ये क्या चल रहा है। तो ये सर्विस देखेगा कि यहाँ पे पोर्ट 80 पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और लास्ट में देखेगा कि उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, यानी अगर एचटीटीपी चल रहा है तो एचटीटीपी का कौन सा वर्जन बेसिकली वो पोर्ट यूज में ले रही है। तो ये सारी चीजें हमारा एनमैप करता है। और ये जो लास्ट में बैनर ग्रैबिंग लिखा है इसका मतलब यही है कि किसी भी चीज का वर्जन पता करना। तो ये केवल पोर्ट का ही नहीं, पोर्ट की सर्विसेज का ही नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी भी बैनर ग्रैबिंग करने में हमारी हेल्प करता है। तो एनमैप एक काफी यूजफुल टूल है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, जिसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो नेटवर्क एनालिस्ट होते हैं या फिर हमारे साइबर सिक्योरिटी टीम होती है, दोनों ही काफी ज्यादा यूज में लेते हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एनमैप है ये काम कैसे करता है, इसकी जो स्कैनिंग मेथोडोलॉजी है वो क्या है, और इसी की बेसिस पर हमें ये समझ आ जाएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, एनमैप का यूज क्यों ले रहे हैं। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि सबसे पहले हम एनमैप में क्या करते हैं, टारगेट सिलेक्ट करते हैं। यानी हमने सिलेक्ट करा कि हमें इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे हमने सिलेक्ट करा हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि उस नेटवर्क से कितने सिस्टम जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं हमने जो नेटवर्क सिलेक्ट करा वो हमारा ब्रॉडबैंड था, वो एक ब्रॉडबैंड था जिसके पास आईपी थी 82.140.140.1। तो यहाँ पे ये जो भी एक रैंडम आईपी मैंने बताई है, तो ये जो आईपी जिस ब्रॉडबैंड की है हमें ये देखना है कि इस ब्रॉडबैंड से कितने सिस्टम कनेक्टेड है। या अगर हम एक सिस्टम की भी आईपी ले रहे हैं तो देखेंगे इसके आसपास और कितने सिस्टम है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो हम आईपी रेंज देखते हैं, यानी कितने सिस्टम्स उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देन हम देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। अब इसको हल्का सा और हम क्लियर कर देते हैं होता क्या है, क्योंकि मैंने बोला अगर दो सिस्टम को एक दूसरे से बात करनी है तो वहां पे उन दोनों के पास आईपी होगी, पब्लिक आईपी होगी या प्राइवेट आईपी होगी। अगर प्राइवेट बात करनी है तो प्राइवेट आईपी होगी और पब्लिक यानी इंटरनेट पे बात करनी है तो उनके पास पब्लिक आईपी होगी। साथ ही साथ उनको एक पोर्ट पे बात करनी पड़ेगी और एक प्रोटोकॉल यूज में लेना पड़ेगा बात करने के लिए। बट यहाँ पे एक और काम की बात है कि ये जो बात करेंगे ये किसी सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे, या तो व्हाट्सएप होगा या मैसेंजर होगा या ट्रू कॉलर होगा, मतलब
कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर हो रही है, बात से मेरा मतलब डायरेक्ट मैसेजिंग से नहीं है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही होगी, फिर चाहे वो एनीडेस्क हो, टीम व्यूअर हो या कुछ भी हो। जब दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा, इन्फॉर्मेशन, फाइल, सॉफ्टवेयर कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर का वो यूज ले रहे होंगे। तो हमें क्या देखना है कि कौन सी पोर्ट पे कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है। बिकॉज जब अगर हम बात करें HTTP की, तो HTTP जो सॉफ्टवेयर है, HTTP जो सर्विस है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही मान लेते हैं फिलहाल हम यहाँ पे से, कि जो HTTP सॉफ्टवेयर है उसको अगर एक दूसरे सिस्टम से बात करनी है HTTP के जरिए, तो वो पोर्ट 80 पे बात करता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, यानी उस सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है और वो कौन सी पोर्ट पे चलते हैं। तो दूसरी बार हम क्या देखेंगे, उन सॉफ्टवेयर का नाम। तो उन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, यानी पोर्ट 80 ओपन है, बहुत सही बात है, जो हमने TCP के कम्युनिकेशन में भी देख लिया कि सिन पैकेट बता रहे हैं कि पोर्ट 80 ओपन है, बट यहाँ पे पोर्ट 80 पे चल क्या रहा है, तो वो हम देखेंगे Nmap के जरिए। दूसरा हम देखते हैं उसके बाद कि हम मान लिया हमने यहाँ पे HTTP चल रहा है या टीम व्यूअर चल रहा है या एनीडेस्क चल रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर हम सोच सकते हैं कि इस पोर्ट पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, पर इस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। कैसे है ये भी मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे ग्रैबिंग OS, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिटेल्स देंगे कि ये जो सिस्टम है उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये हम समझेंगे जल्दी ही। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम ये डिटेल्स लेते हुए जो IDS जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, जो हमें स्कैन्स करने से रोक रहा है, जो हमें Nmap से पैकेट भेजने में रोक रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे बाईपास करेंगे। किसी ना किसी तरीके से हम चाहेंगे कि हमें नहीं रोक पाए और हम उस नेटवर्क को कंप्लीट स्कैन कर सके। उसके बाद जो फाइनल वर्क है हमारा कि हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा करेक्ट स्कैन है, बिकॉज यहाँ पे इस स्टेप्स को परफॉर्म करके हमें कंफर्म हो जाएगा कि किस वजह से बेसिकली हमें रोका जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमें कंफर्म कर देगी कि हम कैसे एक स्कैन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें एक IDS बार बार रुक रहा है तो हमें पता पड़ जाएगा कि किस स्कैन के जरिए हम इस IDS को बाईपास कर सकते हैं। तो हम करेक्ट जो स्कैन है उसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। सो इन सभी प्रोसेस को करना जरूरी क्यों है, इसके लिए हम एक चीज समझेंगे यहाँ पे कि एक सॉफ्टवेयर जो होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बात कर ले, यानी हम एनीडेस्क की बात क्यों ना करें, किसी भी XYZ सॉफ्टवेयर की, तो उस सॉफ्टवेयर का नया अपडेट क्यों आता है या उसके नए अपडेट्स आते क्यों रहते हैं लगातार। बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कि उसके पुराने अपडेट के अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकली होगी जिसको सॉल्व करने के लिए उसका पैच रिलीज करा गया या फिर उसका नया अपडेट रिलीज करा गया। दूसरा जो पर्पस होता है उसका अपडेट करने का, उसमें कोई नया फीचर ऐड हुआ होता है। तो अगर ये फीचर ऐड नहीं हो रहा है और जो अपडेट हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई कमी निकल चुकी है जिसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है सिस्टम को। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि उसका जो लेटेस्ट अपडेट, उसका जो पैच आया, हम उसे इंस्टॉल कर ले, बट हम वो कर नहीं पाते या हम करते नहीं है कि आधे से ज़्यादा आज हम नेटवर्क या कंप्यूटर देख लें। आप लोग भी अगर अपने अपने कंप्यूटर्स देखें तो आपने लास्ट जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था आपके पास आज भी वही सॉफ्टवेयर का वर्जन डाउनलोडेड होगा, आप उसे अपडेट नहीं करते हैं। काफ़ी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो पुराने पड़े रहते हैं और उन पुराने सॉफ्टवेयर में बग्स जो है वो निकल चुके होते हैं और उन्हीं बग्स का यूज़ देके, उन्हीं कमियों का यूज़ देके कोई भी आपके सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस ले सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारे परफॉर्म करने का जो मोटिव था, जो मेन मोटिव था, वो ये था कि जैसे हमें पता पड़ेगा कि उस पोर्ट पे कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है और उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, उस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, जैसे हमें पता पड़ेगा हम उस वर्जन से रिलेटेड बग्स ढूंढ सकते हैं कि किसने उस वर्जन में कभी ना कभी कोई बग निकाला होगा। उस बग का यूज देके हम उस सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं, उस वल्नरेबिलिटी का यूज देके हम सिस्टम की कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशंस और काफ़ी अलग अलग कमियां जो है इन सिस्टम्स में हमें मिल जाएगी बिकॉज इनके सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं होते हैं। कंपनीज ने अपना काम कर दिया उनका नया पैच रिलीज करके, बट जो ह्यूमन है, जो हम है, उनने बेसिकली क्या करा, उस अपडेट को इंस्टॉल नहीं करा अभी तक। इसी की वजह से यहाँ पे नेटवर्क जो है वो इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सर्वर्स इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो Nmap को ये कंप्लीट स्टेप्स परफॉर्म करने का जो मेन मोटिव वो यही है कि पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए जिससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है या जिससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट हम बना सकते हैं या ढूंढ सकते हैं और उनको हम एक्सप्लॉइट करें और उन वल्नरेबिलिटीज का यूज देकर हम उस सिस्टम का एक्सेस ले लें उसको सुधारने के लिए। तो ये है हमारा Nmap का कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पे जो हमें एक जरूरी चीज और समझनी है वो है टाइप्स ऑफ स्कैन्स, यानी Nmap में कितने तरीके के स्कैन्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्कैन्स के अंदर सबसे पहला स्कैन जो है वो है TCP स्कैन। एक TCP स्कैन क्या होता है? एक ऐसा स्कैन जो बेसिकली हमें यहाँ पे TCP कम्युनिकेशन करने के बाद मिल रहा है, यानी TCP 3-वे हैंडशेक करता था, तो 3-वे हैंडशेक करने के बाद क्योंकि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, हम ज्यादा डिटेल्स ले सकते थे, तो उसमें हम TCP स्कैन यूज में लेते हैं। यानी सिन पैकेट जाएगा, सिन एक्नॉलेजमेंट आएगा एंड देन एक्नॉलेजमेंट के जरिए हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और इसी बीच हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम की ले लेंगे कि वहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, बैनर ग्रैबिंग जो हम कहते हैं, वो सारी चीजें हम TCP स्कैन के जरिए करेंगे। तो अब Nmap को बेसिकली हम प्रैक्टिकल तो देखेंगे बट यहाँ पे इसके कमांड्स देख लेते हैं। पहली चीज ST जो Nmap के अंदर एक फंक्शन है -S T,
-s कैपिटल T जो है ये फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली बताता है कि हमें TCP स्कैन रन करना है। ये nmap का फंक्शन है जो डिनोट करेगा कि TCP स्कैन और nmap के जो कमांड्स हम लिखते हैं, लाइक सबसे पहले nmap लिखेंगे, देन -st एंड देन एक IP, हमारे विक्टिम IP जो है जिस सिस्टम में हमें स्कैन करना है TCP उसकी IP। तो इस तरीके से हम nmap स्कैन को परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है SU यानी UDP स्कैन, जो कि वायर्ड नेटवर्क में परफॉर्म करा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में परफॉर्म करा जाता है, जिसके लिए हम लिखेंगे nmap -su ऑन देन विक्टिम IP। उसके बाद हमारे पास है SYN स्कैन। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्कैन है कि SYN स्कैन क्या होता है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं बेसिकली SYN स्कैन होता क्या है। SYN स्कैन बेसिकली एक ऐसा स्कैन है जहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे दो सिस्टम्स हैं और इन दो सिस्टम को एक दूसरे से बात करनी थी, तो हम TCP कम्युनिकेशन करते थे जहाँ पे एक SYN पैकेट जाता था, उसके अगेंस्ट में SYN एक्नॉलेजमेंट आता था एंड देन एक्नॉलेजमेंट पैकेट हम भेजते थे। बट अगर हम वो पैकेट ना भेजें, हम यहाँ पे ही रुक जाए, वैसे SYN स्कैन को हाफ ओपन स्कैन भी कहा जाता है, यानी ये TCP का हाफ स्कैन होता है, TCP का हाफ पार्ट होता है। क्या होता है यहाँ पे कि हमने एक SYN पैकेट भेजा, जैसे ही उस SYN के अगेंस्ट में हमें SYN एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई आया, यानी जैसे हमें SYN एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई मिला, हमने क्या करा, उस कनेक्शन को वहीं रोक दिया, हमने आगे के स्टेप्स को नहीं बढ़ने दिया। इससे क्या हुआ कि हम दोनों सिस्टम्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, बट हमें ये कंफर्म हो गया कि पोर्ट 80 जो है वो ऑन है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने SYN एक्नॉलेजमेंट भेज के कंफर्म कर दिया था कि हाँ पोर्ट 80 ऑन है। तो हम SYN पैकेज के जरिए बेसिकली काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसको यूज़ लेने के ज़्यादातर केसेस तब होते हैं जब हमें IDS या फायरवॉल जो है वो ब्लॉक कर रहा होता है कि एक सिस्टम से इतने सारे कनेक्शन क्यों बन रहे हैं अलग अलग पोर्ट्स पे। तो उस केस में क्या होगा, हम कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं करेंगे, हम TCP का हाफ पार्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं SYN स्कैन या फिर हाफ ओपन स्कैन या फिर TCP का हाफ स्कैन। ठीक है, तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया यहाँ पे कि SYN स्कैन क्या है। SYN स्कैन का जो कमांड है, जो फंक्शन है, वो है -s कैपिटल S एंड यहाँ पे इसका जो कमांड है वो आप देख सकते हैं nmap -s कैपिटल S एंड देन जो विक्टिम IP है वो डालेंगे तो SYN स्कैन रन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एक्नॉलेजमेंट स्कैन। तो आपको समझ आ गया होगा एक्नॉलेजमेंट स्कैन क्या करता है। बेसिकली जो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग आता था उससे रिलेटेड ये स्कैन है, हमें कंफर्म कर देता है कि वो सर्विस ऑन है कि नहीं है। इसके लिए हम -s कैपिटल A यूज लेते हैं और कमांड जो है वो बिल्कुल सेम है, nmap -s कैपिटल A एंड देन विक्टिम IP। नेक्स्ट कमांड्स देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं हमारे पास। एक फिन स्कैन है जो बेसिकली फिनिश फ्लैग से रिलेटेड है, ज़्यादातर यूजफुल नहीं होगा ये हमारे लिए, ये कनेक्शन क्लोज करने के काम आता है तो हम ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नल स्कैन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा स्कैन है। नल स्कैन का कमांड देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। बेसिकली ये है -s कैपिटल N -s कैपिटल N जो है इसका फंक्शन है और कमांड जो है वो nmap SN और आगे जो हमारी विक्टिम IP है वो हम लिखते हैं। अब ये नल स्कैन होता क्या है। नल स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जहाँ पे हम ज़ॉम्बी होस्ट का यूज़ दे सकते हैं या किसी भी दूसरी IP का, या किसी भी एक ऐसे स्कैन में बेसिकली जहाँ पे हमारी रियल IP नहीं जा रही है, हम यूज़ करके इस स्कैन को परफॉर्म कर सकते हैं और हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये हम एनोनिमस भी रखेगा और ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता है अगर हम लोकल सिस्टम्स के जरिए इन स्कैन को परफॉर्म करें। ज़ॉम्बी स्कैन्स के अंदर भी अक्सर नल स्कैन को यूज़ करा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है एक्समस स्कैन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कैन है, इसको हम यूज़ करके देखेंगे इसके आउटपुट से हमें कितना ज़्यादा फायदा होता है यहाँ पे। जिसका जो फंक्शन है वो है SX यानी -s कैपिटल X जो है वो इसका फंक्शन है यहाँ पे, और nmap के अंदर इसको हम लिखते हैं nmap -sx एंड देन विक्टिम IP, जिसके जरिए एक्समस स्कैन को परफॉर्म करा जाता है। काम क्या करता है और कैसे करता है ये हम प्रैक्टिकली देख के अच्छे से समझेंगे। एंड आइडियल स्कैन है हमारे पास जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी ये बेसिकली इस तरीके से स्कैन को परफॉर्म करेगा कि हमारा जो सिस्टम है उसकी IP रियलिटी में जो है वहाँ पे नहीं जाएगी। तो ये स्कैन भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ब्लॉकिंग से बचने के लिए, यानी फायरवॉल से बचने के लिए। तो ये काफ़ी हेल्प करता है हमारी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा nmap का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे की क्लासेज में प्रैक्टिकली देखेंगे टोटली nmap के बारे में, स्टार्टिंग करेंगे, ओपन पोर्ट, सर्विसेज, वर्जन देखेंगे, और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी चीज़ है कि लास्ट में उन कमियों को यूज लेके हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं उसका भी कुछ पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एन्यूमरेशन भी इसके अंदर ऐड होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।